अब तक आपने पढ़ा कि देव सिया से कहता है, सिया आप घबराइए मत, बस नॉर्मल रहिए, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। देव घर पहुँचता है और वही हॉल के सोफे पर बैठ जाता है और स्टाफ से कहता है, जाओ सबको हॉल में आने को कहो। कुछ देर में ही सभी हॉल में आते हैं। देव की माँ कहती है, क्या हुआ, सब ठीक है ना? माँ, पापा, आप सभी को इसीलिए मैंने यहाँ बुलाया है कि आप सबसे बात करनी है सिया के बारे में। मैं सिया के घर गया था, सिया और अपने रिश्ते के बारे में सिया के परिवार वालों से बात की, पर उन्होंने मना कर दिया इस रिश्ते से। ये सुनते ही देव की माँ मुस्कुराते हुए कहती है, ये सही किया उन्होंने, चलो उन्होंने ही मना कर दिया, अब हमारी टेंशन खत्म। माँ, मैं आपसे और पापा और दादी से यही कहूँगा कि आप लोग सिया के घर जाकर शादी की बात करें। देव, तुम पागल हो, मैं जाऊँ? ऐसा कभी नहीं होगा। माँ, मेरा फैसला जो कल था वही आज भी है। सिया और मैं, हम दोनों ही चाहते हैं कि हमारी शादी दोनों के परिवार की मर्जी और आशीर्वाद के साथ हो, तो हमें और खुशी होगी। देव, तुम समझ नहीं रहे हो। तभी देव की दादी बोली, बहू एक ही बच्चा है हमारा, उसकी खुशी की तो सोचो, समाज की नहीं। देव को कितने सालों बाद मुस्कुराते हुए देखा है, खुश देखा है। ये जिद छोड़ दो बहू। अम्मा, तो उसको बहू बना लो जो अभी से हमारे बेटे को हमसे दूर कर रही है। अगर इस घर में वो आ गई तब क्या होगा, सोचा है ये आपने? देव की माँ, बस करो, ये सब जो भी बनाया है देव ने अपनी मेहनत से बनाया है। मानवी के जाने के बाद देव की हालत देखी थी ना तुमने, फिर भी देव हमारी खुशी के लिए सब कुछ भूल कर आगे बढ़ रहा है। तो अब हमें भी अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ भूल जाना चाहिए और गर्व करो अपने बेटे और सिया पर। आज का समय बहुत आगे बढ़ गया है। बुढ़ापे में माँ बाप को अनाथ आश्रम छोड़कर अपनी खुशी में खुश हैं बच्चे। हम खुशकिस्मत हैं कि देव जैसा बेटा हमें मिला है, वरना तुम्हारे ना से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी करके दरवाजे पर खड़ा हो जाता, तब क्या करती तुम? उसे घर से निकालती या खुद घर से निकलती? देव की माँ, काजल और देव दोनों ने ही हमारा सम्मान बनाए रखा है। एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है, हमारे बाद देव का ख्याल कौन रखेगा? उसके जीवन साथी ही ना। इसीलिए जिद छोड़ो और चलो शाम में चलते हैं, सिया के माँ पिता से बात करते हैं, उन्हें मनाते हैं और देव और सिया की खुशियों की सोचते हैं। आपको जो करना है करिए, पर मैं सिया को इस घर की बहू कभी नहीं बनने दूंगी, कहकर देव की माँ वहाँ से चली जाती है और देव परेशान हो जाता है। देव के पापा और दादी देव के पास आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, बेटा मैं और दादी बात करेंगे सिया के परिवार से, सब ठीक हो जाएगा, चलो नाश्ता कर लो। नहीं पापा, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। फिर देव भी वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला जाता है और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर सिया फ्रेश होकर आती है और रसोई में माँ की मदद करने लगती है, लेकिन सिया की माँ सिया से बात नहीं करती है। सिया कहती है, माँ क्यों नाराज़ हैं आप हमसे? इतना सब कुछ करने के बाद तुम पूछ रही हो क्यों नाराज़ हूँ मैं तुमसे? और सिया, तुम मामा के यहाँ जा रही हो, जैसे ही टिकट मिलती है पापा तुम्हें वहाँ छोड़ आएंगे। माँ, हम ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे, आप क्यों परेशान हैं? सिया, मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी है तुमसे। सिया फिर अपने घर के कामों में लग जाती है। दोपहर हो गई, सबको खाना देने के बाद सिया अपने कमरे में आती है। महक कहती है, दीदी खाना खा लीजिए, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है। महक, भूख नहीं है हमें, तुम खा लो। दीदी, अब क्या होगा? पता नहीं महक, हमारी उलझनें तो कभी खत्म नहीं होती, एक सुलझती नहीं कि फिर से दोबारा उलझ जाती है। दीदी, देव भैया बहुत अच्छे हैं, वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है महक, तुम जाओ खाना खा लो। महक के जाने के बाद सिया फिर बिस्तर पर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करते ही सिया को देव का गुस्सा भरा चेहरा नजर आता है। वो फौरन आंख खोलती है और उठकर बैठ जाती है। फिर खुद से ही कहती है, नहीं सिया, तुम ऐसे परेशान होगी तो देव का क्या होगा? कल ही तुमने देव का गुस्सा और परेशानी दोनों देखी थी। देव गुस्से और परेशानी में खुद को ही चोट पहुंचाते हैं। सिया फौरन अपना मोबाइल टेबल से उठाती है और देव को कॉल करती है। रिंग जाती है, देव फोन उठाता है। हेलो, हाँ सिया, आप ठीक है ना? देव, हम ठीक है, आपने कुछ खाया? हाँ खा लिया हूँ, बस ऑफिस में हूँ। और आपने खाया? जब आपने नहीं खाया तो हम कैसे खा सकते हैं देव? क्या हुआ देव, परेशान हैं आप? नहीं तो फिर चुप क्यों हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देव, अब आप ऐसे परेशान रहेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। सिया, मेरे जाने के बाद माँ पापा ने आपको कुछ कहा तो नहीं? कुछ कहा तो नहीं है देव, बस नाराज़ है हमसे। और माँ हमसे बात भी नहीं कर रही हैं, बस इतना बोली, जैसे ही मुंबई की टिकट मिलती है हमें मामा के यहाँ भेज देंगे। लेकिन आप परेशान मत होइए देव, देव सब ठीक हो जाएगा। आप खाना खा लीजिए, वरना हम भी नहीं खाएंगे। देव कहता है, ठीक है सिया, आप खा लीजिए और मैं खाना खाने जा रहा हूँ, कहकर देव फ़ोन रख देता है। देव को उदास देख सिया को भी अच्छा नहीं लगता। सिया भी बहुत उदास थी। पूरा दिन उदासी और परेशानी में ही बीता। दोपहर से शाम हुई, सभी बाहर बैठे चाय पी रहे थे। सिया की माँ कहती है सिया के पापा से, सिया के मामा से एक बार बात कर लीजिए आप।
उन्हें सिया के बारे में बताइए, वो ही अब कोई रास्ता बताएंगे कि हमें आगे क्या करना है। तभी दादाजी बोल पड़ते हैं, बहू अभी मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ, जो तुम सिया की जिंदगी का फैसला अपने भाई के हाथों में सौंप रही हो। जानता हूँ, माँ हो तुम सिया की, डर रही हो, उसकी परवाह कर रही हो, पर हमारी बच्ची समझदार है। मुझे कोई ऐतराज नहीं है सिया और देव की शादी से, और पाबंदी लगाकर क्या करोगी सिया पर। हाँ बहू, सिया के दादाजी सही कह रहे हैं, देव को हम सब जानते हैं, दोनों की ही जोड़ी सही है। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। महक ने दरवाज़ा खोला तो देव के पापा और दादी सामने खड़े हुए थे। महक उन्हें अंदर लेकर आती है। सिया के पापा उन्हें बैठने को कहते हैं। सभी बैठ जाते हैं। देव के पापा कहते हैं, देव ने हमें बताया कि सुबह जो भी बातें आपकी और देव की हुई, बच्चों की खुशी के लिए मान जाइए ना आप सब। सिया के दादाजी कहते हैं, भाई हमें और सिया की दादी को देव और सिया की शादी से कोई भी ऐतराज़ नहीं है, पर अब सिया के माँ और पापा ही इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं। देव के पापा और दादी सिया के माँ पापा से कहते हैं, अभी कोई जल्दी नहीं है दोनों की शादी की, अच्छे से और शांत दिमाग से सोच समझ लीजिए आप दोनों, फिर कोई फैसला लीजिए। पर हाँ, एक बात ध्यान ज़रूर रखिएगा, जब बच्चे हमारी खुशी का सोचे तो हमें भी अपने बच्चों की खुशी के ही बारे में सोचना चाहिए। आगे आपकी मर्जी है। फिर कुछ देर बाद देव के पापा और दादी चले जाते हैं। देव भी ऑफिस से घर आ चुका था, पर देव की माँ देव से बात नहीं कर रही थी। रात में डिनर के लिए बैठे थे सभी, पर देव की माँ नहीं थी, वो अपने कमरे में थी। देव कहता है, माँ कहाँ हैं, वो खाना नहीं खाएंगी क्या। देव के पापा कहते हैं, बेटा अब क्या करें, वो नाराज़ है हम सबसे। बेटा तुम्हारी माँ से खाने के लिए कई बार कहा हम सब ने, पर वो खाना खाने के लिए मना कर रही हैं। ठीक है पापा, मैं देखता हूँ। फिर देव अपनी माँ के कमरे में जाता है तो देव की माँ चुपचाप लाइट बंद किए कमरे में लेटी हुई थी। देव लाइट ऑन करता है और अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। देव की माँ करवट बदल लेती है तो देव कहता है, माँ मुझसे आप नजरें फेर रही हैं, और चलिए खाने पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। देव की माँ कहती है, मुझे भूख नहीं है माँ, मुझे पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, पर माँ नाराज़गी हटाइए और चलिए। देव, मैं अब तभी खाना खाऊंगी जब तुम सिया से शादी की जिद नहीं करोगे और कीर्ति से ही शादी करोगे। माँ अब ये कैसी जिद है आपकी, जो भी समझो बेटा देव तुम। फिर देव भी गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। इधर सिया का दिल बहुत बेचैन था, बार बार देव का ही ख्याल आ रहा था उसे। रात के खाने के बाद सिया अपने कमरे में लेटी हुई थी। इधर देव बहुत ज़्यादा ही परेशान था। वो अपने कमरे में लाइट ऑफ किए सोफे पर बैठे अपनी आंखें बंद किए हुआ था। तभी देव के पापा कमरे में आते हैं, लाइट जलाते हैं तो देव आंखें खोलता है। देव अंधेरे में क्यों बैठे हुए थे। बेटा ऐसे ही पापा, माँ ने खाना खाया। नहीं बेटा, दादी और मैंने सभी ने बहुत जिद की कि कुछ तो खा ले, पर तुम्हारी माँ नहीं मानी, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। अब मुझे डर है कि ऐसी अपनी जिद पर अड़ी रही तो कहीं बीमार ना पड़ जाए वो। वही तो पापा मैं भी सोच रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अब करूँ तो क्या करूँ। बेटा अब भोलेनाथ जी पर सब छोड़ दो, देखते हैं आगे क्या होगा, कहकर देव के पापा चले गए। देव के फ़ोन की घंटी बजती है, सिया का फ़ोन था। देव फ़ोन उठाता है। हाँ सिया। देव आप ठीक है ना। सिया, मैं ठीक हूँ, आप इतना क्यों परेशान हैं। बस देव घबराहट सी हो रही थी, इसीलिए आपको इतनी रात में कॉल कर दिया। सिया, आप जब चाहे कॉल कर सकती हैं, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। तभी काजल आती है कमरे में। भैया जल्दी चलिए, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। देव सिया से कहता है, सिया कुछ देर में फ़ोन लगाता हूँ आपको, कहकर देव ने फ़ोन रख दिया और माँ के पास आया। क्या हुआ पापा। बेटा सुबह से तुम्हारी माँ ने कुछ खाया नहीं है, शायद इसीलिए इनकी तबीयत बिगड़ रही है। देव कहता है, ठीक है पापा, मैं ड्राइवर से कहता हूँ गाड़ी निकालने के लिए, माँ को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। देव की माँ कहती है, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है। माँ कैसी बातें कर रही। देव, मैं हॉस्पिटल तभी जाऊँगी जब तू सिया से नहीं कीर्ति से शादी करेगा। माँ बस भी करिए। देव की माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी, सभी घबराने लगे। अपनी माँ की हालत बिगड़ता देख देव कहता है, ठीक है माँ, जो आप कहेंगी वही होगा। नहीं देव, पहले मेरे सिर पर हाथ रखो और बोलो कि मैं कीर्ति से शादी करूँगा, सिया से नहीं। देव माँ के पास जाता है, उन्हें गोद में उठा लेता है। पापा चलिए जल्दी गाड़ी का दरवाज़ा खोलिए। सभी गाड़ी के पास जाते हैं। देव के पापा जल्दी से गाड़ी की चाबी लेकर आते हैं गाड़ी के पास और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं। देव माँ को गाड़ी में बिठाता है और देव भी गाड़ी पे जल्दी से बैठ जाता है और सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं। देव फिर गाड़ी स्टार्ट करता है और हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। देव की माँ कहती है, तुम नहीं मानोगे ना मेरी बात, अपनी माँ की तुम्हें कोई परवाह नहीं है ना। माँ शांत रहिए, टेंशन मत लीजिए अभी कोई भी। फिर देव माँ को हॉस्पिटल लेकर आता है। डॉक्टर देव की माँ का इलाज शुरू कर देते हैं। देव बाहर बैठा हुआ था। देव के पापा भी परेशान थे। काजल भी बस रोए जा रही थी।
काजल देव के पास आती है और देव से कहती है, भैया माँ ठीक हो जाएंगी ना। देव सिया के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, काजल माँ ठीक है, मैं हूँ ना, उन्हें कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस बीपी लो है उनका, सही टाइम पर इन्हें आप यहाँ ले आए, इन्हें यहाँ एक दिन के लिए एडमिट करना पड़ेगा। फिर डॉक्टर चला जाता है। तभी देव का फ़ोन रिंग करता है। देव फ़ोन उठाता है। देव, सब ठीक है ना? हाँ सिया, सब ठीक है। सिया, आप सो जाओ, मैं आपसे कल बात करता हूँ। देव, माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना? हमने काजल की बात सुनी थी देव, क्या हम इतने पराए हैं आपके लिए कि आप अपनी परेशानी हमसे बांट भी नहीं सकते हैं? सिया, ऐसी कोई बात नहीं है, माँ बिल्कुल ठीक है, आप सो जाइए, कल बात करता हूँ आपसे, कहकर देव ने फ़ोन रख दिया। सिया देव की चुप्पी से और भी परेशान हो गई। रात बीती बड़ी मुश्किल से, देव की भी और सिया की भी। अगले दिन देव की माँ भी हॉस्पिटल से आ जाती है। देव ऑफिस भी नहीं चाहता, अपनी माँ का ध्यान रखता है। उनके खाने पीने से लेकर दवाइयाँ तक का सभी देव अच्छे से ध्यान रख रहा था। सिया से देव की कोई बात नहीं होती। सिया देव को कॉल करती है पर देव सिया का फ़ोन रिसीव नहीं करता है। सुबह से रात हुई पर देव ने सिया का कॉल नहीं उठाया। देव बस अपनी माँ के साथ ही था, वो उनका अच्छे से ख्याल रख रहा था। देव की माँ भी अब दवा खाकर सो रही थी और देव भी नीचे ज़मीन पर अपनी माँ के पैरों के पास सिर रखकर सो गया। देव के पापा देखते हैं, फिर वापस हॉल में आकर सोफे पर लेट जाते हैं। देव की दादी अपने बेटे को परेशान देख कहती हैं, बेटा, बहू की तबीयत ठीक नहीं है, देव भी सही से खाना नहीं खा रहा है, अब तुम परेशान होगे तो तुम्हारी भी तबीयत बिगड़ सकती है। अम्मा, देव की हालत मुझसे नहीं देखी जाती, पता नहीं क्यों देव की माँ को अपने बेटे की आंखों में दुख नहीं दिखता, वो बस अपनी जिद पर ही अड़ी है। देव भी कल से चुप हो गया है, क्या करूं अम्मा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इधर देव की आंख खुलती है, रात के 12 बज रहे थे। देव अपनी माँ को देखता है, वो सो रही थी। देव उठकर अपने कमरे में जाता है, टेबल से मोबाइल उठाता है तो सिया के कई कॉल थे। देव अपना फ़ोन रख देता है और बेड के साइड का ड्रॉर खोलता है सिगरेट निकालने के लिए। तभी देव को उसमें रखा हुआ पर्चा नजर आता है। देव वो पर्चा खोलता है तो उसमें लिखा था, देव, आप पर और आपके होठों पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है, तो इस सिगरेट को हमारी सौतन मत बनाइए। लव यू देव, आपकी सिया। ये देख देव के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। देव फिर सिगरेट के ड्रॉर को बंद करके सिया को कॉल करता है। सिया फ़ोन उठाती है। देव, कहाँ थे आप? सुबह से हम कितना परेशान थे, पता है कितनी घबराहट हो रही थी हमें। सिया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। सिया, मैं थक चुका हूँ। देव, क्या हुआ? माँ की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है माँ, बस आपकी याद आ रही है, हम तो आपके पास ही हैं देव। देव, कुछ कहें हम? हाँ सिया, बोलो। देव, आप माँ की बात मान जाइए ना, हम आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकते हैं। सिया, आप हमारे बिना रह लोगी? देव, फैमिली भी तो इम्पोर्टेंट है, पता नहीं सिया। देव, आप ठीक है ना? फिर दोनों ही फ़ोन पर बातें करते करते सो जाते हैं। दिन ऐसे ही बीतने लगे। सिया कहीं भी जाती तो माँ सिया के साथ ही जाती। सिया को अकेले कहीं भी सिया की माँ जाने नहीं देती। उधर देव भी चुप चुप सा रहने लगा। ऑफिस से घर आता देव तो अपने कमरे में ही रहता। देव ज़्यादातर कमरे में ही वक्त अपना बिताता, यहाँ तक कि वो खाना भी अपने कमरे में ही खाता। पर देव की चुप्पी से देव की माँ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। देव और सिया की फ़ोन पर बातें होती थी। एक महीना बीत गया पर देव की माँ और सिया की माँ दोनों ही अपने जिद पर अड़े हुए थे। देव सिया से बातें तो करता था पर बहुत सी बातों में देव चुप था। सिया देव की परेशानी को अच्छे से समझ रही थी। एक दिन सुबह सिया की माँ ने कहा कि सिया, सारी पैकिंग कर लेना, टिकट हो गई है, 1 हफ्ते बाद तुम पापा के साथ मुंबई जाओगी। सिया भी कुछ नहीं कहती, बस हाँ में सिर हिला देती है। सिया देव को फ़ोन करके मुंबई जाने की बात बताती है तो देव और भी परेशान हो गया। देव सुबह उठता है। देव की रूटीन था जिम जाना, पर वो आज नहीं गया जिम। देव बहुत उदास था। सिया को वो अपने से दूर नहीं कर सकता था। देव अपने कमरे से माँ के पास आता है तो देखता है कि माँ कमरे में नहीं है। देव घबराते हुए चारों तरफ माँ माँ कहकर पुकारता है। देव की माँ कहती है, बेटा मैं रसोई में हूँ, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाया है मैंने। देव माँ को देखता है, माँ ठीक थी। देव फ्रेश होता है और ऑफिस के लिए जैसे ही निकलता है तो देव की माँ कहती है, बेटा नाश्ता तो कर लो। देव कहता है, माँ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कहकर ऑफिस के लिए देव निकल जाता है। इधर सुबह सिया की माँ सिया से कहती है, मैं और तेरे पापा तेरी बुआ के यहाँ जा रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बाबूजी और अम्मा जी का ध्यान रखना, कहकर सिया की माँ और पापा कुछ देर में चले जाते हैं। सिया बहुत खुश होती है। वो दादी से कहती है, दादी हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं? दादी सिया की बातें सुनकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं,
देव से मिलना है? सिया हाँ में सिर हिलाती है तो दादी कहती है ठीक है, जाओ पर जल्दी आना। सिया जल्दी से सारे काम करके तैयार हो जाती है और महक से कहती है महक, हमारे जाने के बाद दादा दादी का ध्यान रखना। दीदी आप जाइए, मैं हूँ। सिया घर से बाहर आती है और ऑटो में बैठकर देव के ऑफिस की तरफ निकल जाती है। सिया देव को फ़ोन करती है तो देव सिया का फ़ोन नहीं उठाता। देव सारी मीटिंग कैंसिल करके अपने ऑफिस में कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठा हुआ था। सिया देव के ऑफिस पहुंचती है। सिया देव को कॉल करती है पर देव फ़ोन नहीं उठा रहा था। देव के ऑफिस के गेट के पास खड़ा गार्ड सिया को देखता है। वो फौरन गेट खोलता है और सिया से कहता है मैम आप। सिया हैरानी से गार्ड को देखती है। गार्ड कहता है मैडम आप अंदर जा सकती हैं। सिया ये सुन बहुत खुश होती है। वो अंदर जाती है और रिसेप्शन पर जाकर वो कहती है कि मुझे देव जी से मिलना है। पर रिसेप्शन पर बैठी लड़की सिया से कहती है कि मैम ऐसे हम किसी को सर से मिलने नहीं देते हैं, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। सिया एक बार फिर देव को कॉल करती है पर देव अभी भी सिया का फ़ोन नहीं उठाता है। सिया मायूस होकर जाने लगती है तो वहीं से गुजर रहा देव का असिस्टेंट की नज़र सिया पर पड़ती है। वो फ़ौरन सिया के पास जाता है। अरे मैम आप? देव सर अपने कैबिन में हैं, पता नहीं आज क्या हुआ है उनको, उन्होंने आज सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल कर दी है। सर क्या हम देव जी से मिल सकते हैं? हाँ ज़रूर मैम। सिया असिस्टेंट के साथ देव के कैबिन के पास जाती है और धीरे से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो दरवाज़ा नहीं खुलता। तो असिस्टेंट दरवाज़ा नॉक करता है। देव कहता है कौन है? सर मैं हूँ, कुछ फाइल है उस पर आपके साइन चाहिए। ठीक है अंदर आ जाओ। फिर दरवाज़ा खुलता है। ऑफिस में बहुत अंधेरा था। देव अभी भी आंखें बंद की अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। देव आंखें बंद किए ही कहता है फाइल यहीं रख दो और स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी भिजवाओ मेरे लिए। असिस्टेंट चला जाता है और सिया देव के पास जाती है और देव के सिर पर हाथ रखते हुए कहती है देव आपके सिर में दर्द है? देव सिया की आवाज़ सुनकर फ़ौरन उठ जाता है और लाइट ऑन करता है तो सामने सिया खड़ी थी। सिया आप यहाँ? हाँ, सुबह से आपको कॉल कर रहे हैं पर आप हैं कि हमारा फ़ोन उठा ही नहीं रहे। वो तो कहिए ऑफिस में हमें सबने आने दिया अंदर, बस रिसेप्शन पर ही हमें आपके पास आने की परमिशन नहीं मिल रही थी। अरे ऐसे कैसे? मैंने उसी दिन सबसे कहा था कि आपको मुझसे मिलने के लिए कोई नहीं रोकेगा। अच्छा तो आपने ऑफिस में भी सबको हमारे बारे में बता दिया। खैर चलिए बैठिए, हम आपका सिर दबा देते हैं। नहीं सिया रहने दीजिए। और आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए। फिर देव वहीं रखे सोफे पर आकर सिया के साथ बैठ जाता है। सिया आप कैसे यहाँ? घर वाले? देव माँ पापा बुआ के यहाँ गए हैं। हम जानते हैं कि हमारे मुंबई जाने की बात से आप बहुत परेशान हैं। देव अब आप ऐसे हिम्मत हारेंगे तो हमारा क्या होगा? देव आप ऐसे टूट नहीं सकते, हमें पता है सारी परेशानी का आप यूँ हल निकाल लेंगे। देव सिया को एकटक देखे जा रहा था। क्या हुआ देव? सिया पहली बार डर लग रहा है, आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं है। सिया देव उठकर खड़ा हो जाता है। सिया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। सर कॉफ़ी। देव कहता है अंदर आओ और कॉफ़ी रख कर जाओ, और जब तक मैं ना कहूं कैबिन में कोई नहीं आएगा। जी सर कहकर चला जाता है प्यून। देव फिर सिया के पास आता है और सिया की गोद में सिर रखकर लेट जाता है और कहता है सिया मैं थक चुका हूँ सच में। सिया देव के सिर पर अपना हाथ रख देती है और उंगलियों से देव के बालों को सहलाने लगी। कुछ देर बाद सिया बोली देव कॉफ़ी पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी, आपके सिर में भी दर्द है। सिया प्लीज़ कुछ देर मुझे सुकून से यूं ही रहने दो, कुछ मत बोलिए। सिया के हाथों की छुअन से देव की आंखें अपने आप बंद हो गई। देव को इतने दिनों बाद सुकून मिला था और सिया को भी। दो दिल दुनिया से बेखबर एक दूसरे के दर्द को बांट रहे थे, एक दूसरे के हमदर्द बने हुए थे। देव सो जाता है सिया के गोद में। सिया झुककर देव के माथे को चूमती है और यूं ही चुपचाप बैठी बस देव के बालों को प्यार से सहला रही थी। कुछ देर बाद देव की आंखें खुलती है तो जल्दी से उठकर देव बैठ जाता है। सिया कहती है क्या हुआ? सिया आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? देव आपको सुकून में देखकर हमें राहत मिली तो कैसे हम आपको जगा देते। सिया सच कहूँ तो आज कुछ पल के ही लिए सही, पर आज आपकी गोद में सुकून भरी नींद आई है मुझे। देव अब हमें चलना चाहिए। सिया ये कैसी दूरी है? देव हमें भी आपसे दूर नहीं रहना है, पर अभी जाना है हमें। सिया सोफे से उठकर कैबिन के दरवाजे के पास जाती है तो पीछे मुड़कर सिया देव को देखती है। देव यूँ खड़ा बस सिया को ही देख रहा था। फिर देव ने अपनी बाहें फैला दी तो सिया रोते हुए देव के सीने से लग जाती है और देव सिया को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। देव हमें आपसे दूर नहीं जाना। सिया मैं भी आपको अपनी बाहों में दुनिया से छुपा लेना चाहता हूँ। दोनों की ही आंखों में आंसू थे पर एक सुकून भी था दोनों को एक दूसरे की बाहों में।